हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज के पेपर में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं ASTAT 5221 जिसका कोर्स टाइटल है एलिमेंट्री स्टैटिक्स। ये जो पेपर है ये 2021 to 22 में आया हुआ पेपर है जिसका कंप्लीट सॉल्यूशन इस वीडियो में अभी हम लोग करने वाले हैं। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट टू यू कि प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर टू द वीडियोज़ एंड लाइक इट। जैसा कि सेकेंड ईयर का ये एग्ज़ाम आपका लास्ट है एंड आई थिंक आपको मेरे वीडियोस से कहीं ना कहीं बेनिफिट हुआ होगा आपके एग्ज़ाम में। प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू कि अभी तक अगर जिन स्टूडेंट्स ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आपके अगले एग्ज़ाम्स में भी मैं ये सीरीज़ लेकर के आऊँगी। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। स्टार्ट करते हैं पार्ट ए से। पार्ट ए में हमारा पहला क्वेश्चन है चूज़ द करेक्ट आंसर, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कोरिलेशन कोफिशिएंट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ। जो कोरिलेशन कोफिशिएंट होता है ना, उसको जो ऑप्शन है उनमें से किन चीज़ों से इंडिपेंडेंट होता है वो, मतलब उसको उससे मतलब नहीं है। ऑप्शन है हमारे पास चेंज ऑफ ओरिजिन, चेंज ऑफ स्केल, चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल, और डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव, है ना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है कि जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है वो ओरिजिन और स्केल दोनों से इंडिपेंडेंट होता है, मतलब कि जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट है। सेकंड है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ यूनिट लेस मेजर ऑफ डिस्पर्जन। डिस्पर्जन का यूनिट लेस मेजर कौन सा होता है ना। तो इसके लिए हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। थर्ड है हमारे पास अ रॉन्ग डिसीजन अबाउट एच नॉट लीड्स टू एच नॉट। मतलब कि अगर हम लोग जो नल हाइपोथेसिस है, मतलब कि एच नॉट है ना, उसका अगर हम लोग रॉन्ग डिसीजन ले लेते हैं तो वो किस चीज़ का कारण बन जाता है। तो क्या क्या ऑप्शन है, पहला है वन काइंड ऑफ एरर, दूसरा है टू काइंड ऑफ एरर, थ्री काइंड ऑफ एरर, या फिर फोर काइंड ऑफ एरर। तो ये हमारा बनता है टू काइंड ऑफ एरर। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर फोर्थ, जो कि है टी डिस्ट्रीब्यूशन रेंजेस फ्रॉम। जो टी डिस्ट्रीब्यूशन का रेंज होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है ना, तो वो होता है ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है इसमें करेक्ट है। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। फिर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, जो कि है इन द केस ऑफ वन वे क्लासिफिकेशन द टोटल वेरिएशन कैन बी स्प्लिट इनटू। जब हम लोग वन वे क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो जो टोटल वेरिएशन जो होता है उसको कितने हिस्सों में स्प्लिट कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो कितने हिस्सों में कर सकते हैं, टू कंपोनेंट्स में स्प्लिट किया जा सकता है उसको। ठीक है, ये हुआ आपका पार्ट ए का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फिर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर टू, जो कि है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में पहला क्वेश्चन है व्हेन द हाइपोथेसिस ट्रू, व्हेन द हाइपोथेसिस इज ट्रू एंड द when the hypothesis is true and the test rejects it, दिस इज कॉल्ड। जब जो हमारा हाइपोथेसिस है वो ट्रू है लेकिन जो रिजल्ट आता है वो उसको रिजेक्ट कर दे रहा है, तब हम लोग उसको क्या बोलते हैं, तो उसे कहा जाता है टाइप वन एरर। टाइप वन एरर। ठीक है। सेकंड है हमारे पास वेरिएंस इज 36, द स्टैंडर्ड डेविएशन इज। अगर जो वेरिएंस है वो 36 है तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होगा, 6। थर्ड है हमारे पास इफ वन ऑफ द रिग्रेशन कोफिशिएंट इज ब्लैंक यूनिटी द अदर मस्ट बी ब्लैंक यूनिटी। फोर्थ है हमारे पास द टेक्निक ऑफ एनालिसिस ऑफ वेरिएंस वाज डेवलप्ड बाय। जो
जो एनालिसिस ऑफ वेरिएंस का जो टेक्निक है वो किसने डेवलप किया था? तो ये डेवलप किया गया था रोनाल्ड फिशर के द्वारा। ठीक है। फिर फिफ्थ है हमारे पास, व्हेन कॉइन एंड डाइस आर थ्रोन द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल केसेस आर। जब हम लोग या तो कॉइन थ्रो करते हैं या एक डाइस थ्रो करते हैं, है ना, तो कितने नंबर ऑफ पॉसिबल केस उसमें आ सकते हैं? तो कितने आ सकते हैं? 12। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड, जो कि है मैच द फॉलोइंग। ओके, मैच द फॉलोइंग में फर्स्ट है हमारे पास वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी। जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू होती है ये कितनी होती हैं? 0 से 1 से लेकर के स्टार्ट होते हैं, है ना। तो हमारा जो फर्स्ट ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर डी। फिर है सेकंड वैल्यू ऑफ जाई, वैल्यू ऑफ जाई स्क्वायर, है ना। जो जाई स्क्वायर है उसकी वैल्यू कितनी होती है? तो ये है हमारा हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है। फिर है थर्ड एफ टेस्ट। जो एफ टेस्ट है वो वेरिएंस रेशियो पे डिपेंड करता है। फिर है पेयर्ड टी टेस्ट। तो पेयर टी टेस्ट क्या है? कोरिलेटेड सैंपल्स पे डिपेंड करता है। फिर है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? जो हमारे मीन होता है वो ग्रेटर देन वेरिएंस होता है। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, जो कि है स्टेट ट्रू और फॉल्स। जो ऑप्शंस दिए गए हैं या फिर स्टेटमेंट दिए गए हैं वो ट्रू है या फिर फॉल्स है ना, ये हमको बताना है। सबसे पहला है स्टूडेंट्स टी डिस्ट्रीब्यूशन वाज डेवलप्ड बाय विलियम एस गॉसेट। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या है? ट्रू है, कि जो स्टूडेंट टी टेस्ट है उसको विलियम एस गॉसेट ने डेवलप किया था। फिर है व्हेन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज completely coincide वैल्यू ऑफ जाई स्क्वायर विल बी। जब जो ऑब्जर्वेशन है और जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं या कोइंसाइड करते हैं, ना, तो उनकी वैल्यू क्या है? 1 होगी। ये स्टेटमेंट हमारा क्या है? फॉल्स है। फिर है हमारे पास थर्ड, द यर्ट्स करेक्शन आर जनरली मेड व्हेन द सेल्फ फ्रीक्वेंसी इज लेस देन 5। जो यर्ट्स करेक्शन होता है वो हम लोग तब यूज़ करते हैं जब जो फ्रीक्वेंसी है वो 5 से कम होता है। ये क्या है? ट्रू। फिर है इफ़ आर इज इक्वल टू 0 द लाइन ऑफ रिग्रेशन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर आर की वैल्यू 0 है ना, तो जो रिग्रेशन लाइन है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है? ट्रू है। फिर है फिफ्थ, इन टू वे क्लासिफिकेशन विथ रोज एंड कॉलम्स द डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर एरर इज R-1, है ना। तो ये क्या है? हमारा ट्रू है। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट बी। पार्ट बी में हमारा पहला क्वेश्चन है डिफाइन नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस क्या होता है और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होता है ना। सो देखते हैं। नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आर यूज्ड इन स्टैटिकल हाइपोथेसिस टेस्टिंग। द नल हाइपोथेसिस ऑफ अ टेस्ट ऑलवेज प्रेडिक्ट्स नो इफेक्ट और नो रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, while the alternative hypothesis states your research prediction of an effect or relationship. So जो null hypothesis है और जो alternative hypothesis है ना, ये दोनों क्या है? एक स्टैटिकल हाइपोथेसिस है जो टेस्टिंग के लिए यूज़ किया जाता है। जो नल हाइपोथेसिस है ये हमेशा जो टेस्ट होता है उसका जो रिलेशनशिप नहीं होता है वेरिएबल्स के साथ उनको प्रिडिक्ट करता है। लेकिन जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है ये हमारा जो रिसर्च है उसको प्रिडिक्ट करता है। ठीक है। फिर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, जो कि है डिफाइन टाइप 2 एरर। टाइप 2 एरर क्या होता है इसको डिफाइन करना है। सो देखते हैं। A type 2 error occurs when a false null hypothesis is accepted, also known as false negative. This error rejects the alternative hypothesis even though it is not a chance occurrence.
टाइप 2 एरर क्या है? ये एक ऐसा एरर है जो जब हम लोग जो नल हाइपोथेसिस होता है ना, उसको भी हम अगर कोई नल हाइपोथेसिस क्या है, फॉल्स है, गलत है, तो भी हम लोग उसको एक्सेप्ट कर ले रहे हैं, तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टाइप 2 एरर बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 जो कि है स्टेट एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी की जो एडिशन लॉ है वो क्या है, ये हमको बताना है। सो फर्स्ट है हमारा आंसर है व्हेन कैलकुलेटिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ अदर वन और टू इवेंट from occurring, it is as simple as adding the probability of each event and then subtracting the probability of both of event occurring। तो ये क्या होता है कि जब हम लोग किसी भी एक इवेंट या दो इवेंट की प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करते हैं, है ना, तो जो एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी है इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, हर एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी को पहले ऐड करते हैं। जैसे कि हमने इसमें ऐड किया PA + PB, ठीक है। फिर उन दोनों इवेंट की ही प्रोबेबिलिटी को हम लोग क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। जैसे कि हमने क्या किया, PB - PA एंड PB, ठीक है। तो ये हुआ हमारा एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। फिर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 जो कि है डिफाइन स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन। जो टी डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है ये बताना है। सो आंसर है हमारा the t distribution, also known as student's distribution, is a type of probability distribution that is similar to the normal distribution with its bell shape but has heavier tails. It is used for estimating population parameters for a small sample size or unknown variance. जो टी डिस्ट्रीब्यूशन है ना, इसको हम लोग स्टूडेंट्स टी डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। और ये क्या है, तो ये एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है जो हम लोग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं उसी से ये सिमिलर होता है, ठीक है। ये इसका मतलब ये एक बेल शेप का होता है और इसमें हम लोग जो स्मॉल सैम्पल्स होते हैं या फिर जो अननोन वेरिएंस होते हैं उसकी पॉपुलेशन को एस्टिमेट करते हैं। जैसे कि ये हमारा ये x हुआ, ये y हुआ, ये होता है हमारा टी डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ। हम लोग यहाँ से उसका एस्टिमेशन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास डिफाइन एफ टेस्ट। तो एफ टेस्ट क्या होता है, एन एफ टेस्ट इज एनी स्टैटिकल टेस्ट इन विच द टेस्ट स्टैटिक्स हैज़ एन एफ डिस्ट्रीब्यूशन अंडर द नल हाइपोथेसिस। It is most often used when comparing statistical models that have been fitted to a data set in order to identify the model the best fits the population from which the data were sampled. The F-test is used to check the equality of variance using hypothesis testing. The F-test formula for different hypothesis test is given as follows. Left tail test for null hypothesis H0 is equal to sigma 21 is equal to sigma 22. Alternate hypothesis H1 is equal to sigma 21 less than sigma 22. एफ टेस्ट क्या होते हैं, ये भी एक स्टैटिकल टेस्ट है ना। इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा नल हाइपोथेसिस है उसके अंदर हमारा एफ डिस्ट्रीब्यूशन टेबल भी होता है, ठीक है, जिसपे हम लोग जो हमारे स्टैटिकल मॉडल्स हैं जो हमारे जो डाटा है उस पर फिट आ रहे हैं ना, उसका हम लोग क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। और जो एफ टेस्ट के लिए जो फार्मूला है वो हमारे डिफरेंट हाइपोथेसिस के लिए डिफरेंट फार्मूला दिया गया है। जैसे कि नल हाइपोथेसिस के लिए जब हम लोग देखते हैं तो नल हाइपोथेसिस को हम लोग डिनोट करते हैं H0 से और उसका फार्मूला होता है sigma 1 is equal to sigma 2, सॉरी sigma 21 is equal to sigma 22। दूसरा हाइपोथेसिस है हमारे पास अल्टरनेट हाइपोथेसिस, है ना, और इस पर हम लोग क्या करते हैं, डिनोट करते हैं H1 से और फार्मूला होता है sigma 21 इज लेस देन sigma 22। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास व्हाट इज सैम्पलिंग। सैम्पलिंग क्या होता है ना, तो सैम्पलिंग मीन्स सेलेक्टिंग द ग्रुप दैट यू विल एक्चुअली कलेक्ट डाटा फ्रॉम in your research. For example, if you are researching the opinion of student in your university, you could convey a sample of 100 students. In statistics, sampling allows you to test a hypothesis about the characteristic of a population. सैम्पलिंग क्या होता है,
तो नॉर्मल सैम्पलिंग वर्ड से ही आपको समझ आ रहा होगा सैम्पल क्या होता है। जो छोटा सा अमाउंट आप टेस्ट करने के लिए लेते हैं वो क्या होता है, सैम्पल होता है ना। नॉर्मल भाषा में जब हम लोग समझें तो जब भी आप किसी शॉप पे जाते हैं, आपको कुछ चीज़ परचेस करना है, तो आप क्या बोलते हैं, आपको पहले क्या चाहिए, सैम्पल चाहिए, है ना। सो वैसे ही जब हम लोग स्टैटिक्स में बात करते हैं तो सैम्पल क्या है कि हम लोग पूरे पॉपुलेशन को नहीं लेके एक ग्रुप सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, और उसी ग्रुप के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, एक रिसर्च परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो वो हम लोग क्या करता है, उस पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक को जानने में हेल्प करता है। तो ये हुआ हमारा सैम्पलिंग। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 जो कि है डिफाइन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा। तो ये क्वेश्चन बहुत ही बेसिक है ना। ये क्वेश्चन आना तो फिक्स है। और होता क्या है, तो प्राइमरी डाटा रिफर्स टू द फर्स्ट हैंड डाटा गैदर्ड बाय द रिसर्चर हिमसेल्फ एंड सेकेंडरी डाटा मीन्स डाटा कलेक्टेड बाय समवन एल्स अर्लियर। डाटा इज इक्वल टू रियल टाइम डाटा। देखो पहले तो इन दोनों ही डाटा में जो डाटा होता है वो एक रियल टाइम डाटा को शो करता है ना। और प्राइमरी डाटा क्या होता है, तो फर्स्ट टाइम, जैसे कि अगर मैं रिसर्च परफॉर्म कर रही हूँ तो मैं जो खुद से जो डाटा कलेक्ट करूँगी ये हुआ प्राइमरी डाटा। लेकिन अगर मैं डाटा क्या करती हूँ, कलेक्ट करती हूँ, पहले रिसर्चर ने जो डाटा दिया था उन डेटाज का मैं हेल्प लेती हूँ, तो वो डाटा मेरा क्या कहलाएगा, सेकेंडरी डेटा कहलाएगा। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको आंसर फाइंड करके दे रही हूँ, आंसर मैं फाइंड कर रही हूँ, इसका मतलब ये क्या हुआ, प्राइमरी डाटा है मेरे लिए, लेकिन आप इसको यूज़ कर रहे हैं तो ये आपके लिए क्या है, एक सेकेंडरी डाटा है। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 जो कि है डिस्क्राइब एनी 2 लिमिटेशन ऑफ स्टैटिक्स। स्टैटिक्स की 2 लिमिटेशंस आपको बताने हैं, है ना। मैंने यहाँ पे आपको 4 लिमिटेशन बताया है, जो क्या क्या है। सबसे पहला, स्टैटिक्स डील विद ग्रुप्स एंड एग्रीगेट्स ओनली। स्टैटिकल मॉडल आर बेस्ट एप्लीकेबल टू क्वांटिटेटिव डाटा। स्टैटिक्स कैनॉट बी अप्लाइड टू heterogeneous डाटा. Its sufficient care is not exercised in collecting, analyzing and interpreting the data. Statistical result might be misleading. तो लिमिटेशंस क्या क्या हैं, जैसे कि जो स्टैटिक्स होता है ना, इसको हम लोग सिर्फ ग्रुप में अप्लाई कर सकते हैं, है ना, इंडिविजुअल अप्लाई नहीं कर सकते। जो क्वांटिटेटिव डाटा होता है स्टैटिक्स उनके लिए ही बेस्ट है। जो हेटेरोजेनस डाटा होता है उस पर हम लोग स्टैटिक्स अप्लाई नहीं कर सकते। अगर हम लोग सही से परफॉर्म नहीं करते हैं तो हमारा रिज़ल्ट क्या हो सकता है, गलत भी हो सकता है। ठीक है, ये लिमिटेशंस है स्टैटिक्स की। फिर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 जो कि है व्हाट डू यू मीन बाय रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है ना। In engineering, science and statics, replication is the repetition of experimental conditions so that the variability associated with the phenomena can be estimated. सॉरी, रेप्लिकेशन मतलब किसी भी एक चीज़ के लिए आप कितने वेरियस टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं या कितने सेक्शंस ले रहे हैं। जैसे कि आपको दिया गया है राइस का फील्ड, आपको उसमें क्या करना है, रिसर्च परफॉर्म करना है ना। तो हम क्या करते हैं, कहीं जैसे कि ये हमारा पूरा फील्ड है, आप क्या करते हैं, यहाँ से भी सैंपल लेंगे, यहाँ से भी सैंपल लेंगे, यहाँ से भी सैंपल लेंगे, यहाँ से भी सैंपल लेते हैं, यहाँ से भी सैंपल लेते हैं, यहाँ से भी सैंपल लेते हैं, है ना। तो ये सब क्या है, जी फर्स्ट रेप्लिकेशन हो गया, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, आपने फिफ्थ रेप्लिकेशन में लिया और क्या करते हैं, आप बाद में सबको एवरेज करके इस फील्ड का डेटा फाइंड करते हैं। ये क्या होता है, ज़्यादा एक्यूरेट होता है बजाय कि आप सिर्फ एक जगह से लें। तो ये क्या, ये है हमारा रेप्लिकेशन। ठीक है, कि एक एक्सपेरिमेंट को हम लोग कितने रिपीटेड कंडीशन में परफॉर्म करते हैं, वो होता है रेप्लिकेशन। फिर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 जो कि है डिफाइन स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है ना। इन स्टैटिक्स स्टैंडर्ड डेविएशन इज अ मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ वेरिएशन और डिस्पर्सन ऑफ सेट ऑफ वैल्यूज। अ लो स्टैंडर्ड डेविएशन इंडिकेट्स दैट द वैल्यू टेंड टू बी क्लोज टू द मीन ऑफ द सेट while a high standard deviation indicates that the value are spread out over a wider range. तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है,
जो वेरिएशन का या डिस्पर्सन का जो अमाउंट है उसको मेज़र करने का तरीका है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन। जब स्टैंडर्ड डेविएशन लो होता है ना, तो इसका मतलब क्या होता है कि जो वैल्यूज़ हैं वो एक दूसरे से बहुत क्लोज होते हैं, जबकि जो हाई स्टैंडर्ड डेविएशन होता है ये वैल्यूज़ की वाइडर रेंज को इंडिकेट करते हैं। ठीक है, फिर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11th, जो कि है व्हाट डू यू मीन बाय रैंडमाइजेशन एंड लोकल कंट्रोल। रैंडमाइजेशन और लोकल कंट्रोल से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो ये है रैंडमाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग participant to treatment and control groups, assuming that each participant has an equal chance of being assigned to any group. Randomization has evolved into a fundamental aspect of scientific research methodology. Local control means the control of all factors except the ones about which we are investigating. Local control, like replication, is yet another device to reduce or control the variation due to extraneous factor and increase the precision of experiment. Randomization क्या होता है कि हर जो पार्टिसिपेंट है उसके पास एक इक्वल चांस है कि वो किसी भी ग्रुप में जाके फिट हो सकता है। रैंडम मतलब कोई भी सिलेक्शन मेज़र नहीं अपनाया जाता है, वो ऑटोमेटिक सडनली चूज़ किया जाता है। ठीक है, और लोकल कंट्रोल मीन्स जो फैक्टर्स हैं उन सब फैक्टर के अकॉर्डिंग उसको डिवाइड किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट क्वेश्चन, जो कि है डिफाइन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। सो देखते हैं, एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज एग्जैक्टली what it sounds like. It is a variable that stands alone and isn't changed by the other variable and you are trying to measure. For example, someone age might be independent variable. इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? ऐसा वेरिएबल जो अकेला रहता है ना, मतलब उस पर किसी और वेरिएबल का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, वो चेंज नहीं होता है किसी और के चेंज होने से। एग्जांपल के लिए जैसे कि एज, आपके जेंडर से एज का कोई मतलब नहीं है ना, मतलब आपका एज क्या है किसी और फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता, वो बढ़ेगा मतलब बढ़ेगा, है ना। दूसरा हम लोग देखते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। एक एग्जांपल समझते हैं कि फॉर एग्जांपल अ स्टूडेंट स्कोर could be dependent variable because it could change depending on several factors such as how much he studied, how much sleep he got at the night before he took the test, or how hungry he was when he took it. दूसरा क्या है एग्जाम्पल, डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब जो दूसरे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि एक स्टूडेंट की मार्क्स है ना, अगर वो ज़्यादा सोया नहीं है, एग्ज़ाम के बीच में उसको नींद आ रहा है तो उसका मार्क्स तो कम होगा ही। अच्छे से पढ़ा नहीं है उसने तो उस पर डिपेंड करता है, या अच्छे से पढ़ा है तो मार्क्स ज़्यादा आएगा। मतलब जो एक्सटर्नल फैक्टर्स पे ये डिपेंडेंट है, तो ऐसे वेरिएबल्स को हम लोग बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। और वेरिएबल्स जैसे कि हमारा एज है, ये किसी और फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता है, उसको बढ़ना है मतलब वो बढ़ेगा, ये होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सो ये था आपका पार्ट ए, और पार्ट बी, पार्ट सी एंड पार्ट डी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। यह इस सीरीज़ का लास्ट वीडियो है। मेरे चैनल में बने रहने के लिए थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड लाइक टू माई वीडियोज़। थैंक यू।